आज का टॉपिक है हमारा आइसोटॉप्स। ठीक है, इसमें हम लोगों को बेसिकली दो टॉपिक के बारे में पढ़ना है। पहला तो है आपका आइसोटॉप्स, उसके बाद है आइसोबार्स। इन दोनों के बारे में हम लोग आज ही डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आइसोटॉप्स के बारे में कि आखिर ये होता क्या। देखिए लिखा हुआ है, आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब यहाँ पे ये है कि एटम जो है ना, उसका अलग अलग प्रकार के एटम का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। समझेगा ध्यान से, एटॉमिक आइसोटॉप्स और आइसोबार्स में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो पहले हम लोग आइसोटॉप समझते हैं, उसके बाद आइसोबार समझेंगे। सबसे पहले आइसोटॉप का मतलब होता है कि एक एलिमेंट का, समझे ध्यान से, एक एलिमेंट का अलग अलग एटम होगा। ठीक है, पहला बात ये कि एक एलिमेंट का अलग अलग एटम होगा, लेकिन उन सारे अलग अलग एटम का एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन सबका मास जो है वो डिफरेंट होगा। आइसोटॉप्स का यही बात है। पहला बात ये कि एक एलिमेंट का अलग अलग एटम होगा और उन सभी अलग अलग एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा, लेकिन उसका मास अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नेमली प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये तीनों का तीनों हाइड्रोजन का ही अलग अलग एटम है। समझिए ध्यान से, हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, एक सिंगल एलिमेंट। उसी एलिमेंट का अलग अलग 3 एटम है। पहला एटम हो गया प्रोटियम, उसके बाद ड्यूट्रियम और तीसरा हो गया ट्रिटियम। तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट हमारा हो गया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 अलग अलग एटम है। और इन तीनों एटम का खास बात यह है कि इन तीनों एटम का एटॉमिक नंबर सेम होगा, वही होगा जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, लेकिन इन सब का मास अलग अलग होगा। आगे देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 1 बट द मास नंबर इज 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो अब समझिए ध्यान से इसको पूरा का पूरा एक बार में। यहाँ पे एलिमेंट हमारा कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसका 3 अलग अलग प्रकार का एटम है। पहला प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो वही होगा जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। तो इन सभी का भी एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 होगा, लेकिन इन सबका मास नंबर जो है सबका अलग अलग होगा। जैसे प्रोटियम का मास नंबर 1 है, उसके बाद ड्यूट्रियम का मास नंबर 2 है और ट्रिटियम का मास नंबर 3 है। इसको याद रखना भी बड़ा आसान है। प्रोटियम का मतलब 1, ड्यू का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब 3। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया हमारा एक एलिमेंट जिसका 3 अलग अलग एटम था और तीनों अलग अलग एटम का मास नंबर डिफरेंट था, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम था, और वो एटॉमिक नंबर उतना ही होगा जितना कि आपके हाइड्रोजन का था। ठीक है, उसी प्रकार से एक और एग्जांपल आपके सामने है। सिमिलरली, देयर आर 2 आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन एटम, नेमली कार्बन 12 एंड कार्बन 14। इसको हम लोग कार्बन 12 और कार्बन 14 के नाम से जानते हैं। तो ये एलिमेंट तो आपका कार्बन ही रहेगा। कार्बन का 2 अलग अलग एटम आप कह सकते हैं। पहला हो गया आपका कार्बन 12 और दूसरा हो गया कार्बन 14। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ रहेगा। एलिमेंट आपका मेन एलिमेंट कौन, कार्बन, इसका 2 अलग अलग एटम कौन, कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है, तो एलिमेंट है आपका कार्बन, इसका 2 अलग अलग एटम हो गया कार्बन 12 और कार्बन 14, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास या फिर मास नंबर आप जो कह लो वो सबका डिफरेंट रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे, द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 6। इन सब का एटॉमिक, अच्छा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6 होता है, तो इन सब का भी एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 होगा, लेकिन बट द मास नंबर इज 12 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। लेकिन इसका जो मास नंबर होगा वो पहले कार्बन 12 का मास नंबर कितना, 12 है, और कार्बन 14 का मास नंबर कितना, 14 है। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्बन को लेकर। उसी प्रकार से क्लोरीन का भी है। देयर आर 2 आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन एटम, नेमली क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ये क्लोरीन का नाम है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो क्लोरीन हमारा मेन एलिमेंट हो गया, इसका 2 अलग अलग प्रकार का एटम, पहला एटम का नाम क्लोरीन 35 और दूसरा क्लोरीन 37। तो ऑब्वियस ही बात इसमें भी है कि इन दोनों का भी एटॉमिक नंबर वही होगा जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, लेकिन इन सबका मास नंबर क्या होगा, सबका डिफरेंट होगा। यही तो खूबसूरती है आइसोटॉप्स का। जैसे देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 17। अच्छा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
17 होता है, तो इन दोनों का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 17 ही होगा। लेकिन बट द मास नंबर इज 35 एंड 37 रेस्पेक्टिवली, लेकिन इन दोनों का मास नंबर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो आइसोटॉप्स में समझने लायक बात जो है वो ये है कि देखो आइसोटॉप्स में ये होता है कि एटम का जो एटॉमिक, अलग अलग प्रकार के एटम का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। ये हो गया हमारा आइसोटॉप्स। आगे देखिए फिर और कुछ बातें इसमें लिखी हुई हैं इंपॉर्टेंट, जैसे मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स। देखिए बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, जैसे आपने एलिमेंट के एग्जांपल के तौर पे बोलना चाहे तो हम लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या हमारा एलिमेंट है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो कि पूरी तरीके से आइसोटॉप्स के मिक्सचर से बने हुए हैं, मतलब कि अलग अलग प्रकार का आइसोटॉप्स से मिल के कोई एलिमेंट बना हुआ है, ऐसा भी हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, जैसे अब आपको मालूम है कि कार्बन है भाई, तो वो कार्बन से ही मिलकर बना होगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा। लेकिन ऐसे भी हमारे नेचर में एलिमेंट हैं जो कि अलग अलग प्रकार के आइसोटॉप्स के मिक्सचर से मिले हुए हैं, यानी कि मिक्स करके बना हुआ है। ठीक है, ईच आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टांस। अब यहाँ पे जरा समझिए ध्यान से, जिस भी एलिमेंट का जितना भी आइसोटॉप्स है, जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा क्लोरीन एक एलिमेंट है, उसका आइसोटॉप आपने कितना देखा? 2, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो ये जो आप आइसोटॉप्स देख रहे हैं, ये आइसोटॉप्स पूरा का पूरा प्योर सबस्टांस होता है, इम्प्योर नहीं, पूरा का पूरा प्योर सबस्टांस होता है। उसी प्रकार से आपने कार्बन का देखा, कार्बन का आपने आइसोटॉप्स 2 को देखा, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो ये दोनों का दोनों क्या है? हमारा कार्बन का आइसोटॉप्स है, लेकिन कैसे आइसोटॉप्स है? पूरा का पूरा प्योर है, इसमें जरा सा भी कोई मिलावट नहीं है। उसके बाद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। लेकिन आइसोटॉप्स में थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो बात याद रखना है वो ये है कि आइसोटॉप्स का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो वैसा ही होगा जिसका वो आइसोटॉप्स है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का आइसोटॉप्स 2 गो आपने अभी तुरंत पढ़ा, कार्बन 14 और कार्बन 12 और कार्बन 14। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 का केमिकल प्रॉपर्टी वैसा ही होगा जैसा कि कार्बन का है, लेकिन इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी सबका अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके अंदर अंदर कौन सा गुण मौजूद है, अंदर उसके कौन सा गुण मौजूद है। और फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि ऊपर ऊपर से उसमें दिखने में कैसा लग रहा है। तो जैसे हम सपोज हो सकता है कि एक जगह कार्बन का रखो, मेन एलिमेंट जो आपका है कार्बन, उसको एक जगह रख दो, उसके बगल में कार्बन 12 रख दो और उसके बगल में कार्बन 14 रख दो। इन तीनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा बिल्कुल सेम होगा, लेकिन इन तीनों का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, मतलब कि अपीयरेंस ऊपर से देखने में जो होगा वो सबका अलग अलग होगा। हो सकता है कोई साइन करता हो, किसी में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, किसी में टेक्सचर ज़्यादा हो, इस प्रकार का है ना, किसी में साउंड प्रोड्यूस करने का क्षमता ज़्यादा हो, इस प्रकार का हो सकता है। तो आइसोटॉप्स का खास बात यहाँ पे है कि सिमिलर, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो लगभग सिमिलर होता है, जैसा एलिमेंट है वैसा ही होगा, लेकिन इसका फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग हो जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और गहराई से बात करते हैं। इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटॉप्स then the mass of its atom would be the same as the sum of protons and neutrons in it। अब देखिए, क्या हर एक एलिमेंट का आइसोटॉप्स है? नहीं। जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा कि कार्बन का 2 गो है, कार्बन 12 और कार्बन 14। क्लोरीन का आपने देखा, क्लोरीन का भी 2 गो है, 35 और 37। उसी प्रकार से आपने हाइड्रोजन का देखा 3 गो है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, है ना। क्या हर एक एलिमेंट का आइसोटॉप्स है क्या? नहीं, इसका जवाब है नहीं। तो जिस एलिमेंट का आइसोटॉप नहीं है उस एलिमेंट के एटम का मास हम लोग कैसे निकालते हैं? उस एलिमेंट के एटम का मास हम लोग कैसे निकालते हैं? वैसे निकालते हैं जिस प्रकार से हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के निकालते थे। समझिए ध्यान से, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस एलिमेंट के पास कोई आइसोटॉप्स नहीं है उस एलिमेंट के एटम का मास हम लोग कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को जोड़ दो, निकल जाएगा मास, जैसे हम लोग निकालते आ रहे हैं अभी तक, है ना। लेकिन जिस एलिमेंट का आइसोटॉप है उसका मास कैसे निकलेगा? देखिए, बट इफ एन एलिमेंट अकर्स इन आइसोटॉपिक फॉर्म देन वी हैव टू नो द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉपिक फॉर्म एंड देन द एवरेज एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड। लेकिन जिस एलिमेंट का आइसोटॉप्स है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे कार्बन हो गया, जैसे क्लोरीन हो गया, इन सब का आइसोटॉप है, तो फिर इन सब के एटम का मास कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। इसका थोड़ा सा कंडीशन अलग हो जाता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? देखिए ध्यान से,
इसके लिए हम लोगों को उस एलिमेंट का जो जो आइसोटॉप्स है उन सब का हमको परसेंटेज देखना पड़ता है कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना है। जैसे एग्जांपल देंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा, और ये एग्जांपल आपके बुक का ही है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम ऑन द बेसिस ऑफ एबव डाटा विल बी, तो जो भी आपने ऊपर अभी डाटा पढ़ा उस बेसिस पे हम लोग क्लोरीन का एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। 35, ये 35 किसका बात कर रहा है मालूम है? ये 35 है सबसे पहले क्लोरीन 35 का, ये पहला आइसोटॉप होगा क्लोरीन का। उसको मल्टीप्लाई किया गया है, आपके बुक में भी आप इस चीज़ को देखिएगा, उसको मल्टीप्लाई किया गया है 75/100 से। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मेन आपका जो एलिमेंट है क्लोरीन, उसमें क्लोरीन 35 आइसोटॉप का कितना परसेंट है? 75% उसमें भागीदारी है उसका। ये पहला बात हो गया। अब आ जाइए 37, ये क्लोरीन 37 का बात कर रहा है जो कि क्लोरीन का दूसरा आइसोटॉप है। इसका मेन क्लोरीन में कितना कंट्रीब्यूशन है? मात्र 25% है। ठीक है, तो इन सबको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास घूम फिर के लास्टली 35.5 U आएगा। और ये 35.5 U क्या बता रहा है मालूम है? ये एटॉमिक मास बता रहा है क्लोरीन के एक एटम का। तो अब यहाँ पे आपके मन में सवाल होना चाहिए कि सर ये जो 35.5 U आया है ये किस क्लोरीन का एटम का मास बता रहा है? मेन एलिमेंट जो हमारा क्लोरीन है उसका, या फिर क्लोरीन 35 है उसका, या फिर क्लोरीन 37 है उसका? किसका मास है ये 35.5? किसका है? ये है बेसिकली आपके मेन एलिमेंट का, जो आपका क्लोरीन है, मेन आपका जो क्लोरीन है उसका ये है मास एक एटम का। वही बात यहाँ पे 2 पॉइंट में लिखा हुआ, देखिए। दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज अ मास ऑफ 35.5 U। तो इसमें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि ये किसी भी एक एटम के मास, किसी भी एक एटम का मास है, नहीं, ये कहीं पे इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इट मीन्स दैट इफ वी टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन it will contain both isotopes of chlorine and the average atomic mass of chlorine is 35.5 U। इसका मतलब आप समझिए, दोनों पॉइंट लास्ट वाला थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आया होगा, कन्फ्यूजन वाला पॉइंट था, समझाते हैं इसका मतलब क्या हुआ। देखिए यहाँ पे 35.5 U जो आया, ये ना ही आपका मेन एलिमेंट जो क्लोरीन है उसका मास है, ना ही क्लोरीन 35 जो आइसोटॉप है उसका मास है ये, और ना ही क्लोरीन 35 जो आइसोटॉप है उसका मास है। फिर ये मास है किसका? ये मास बेसिकली एक क्लोरीन के एटम का है 35.5 U, और उसी एटम में दोनों का परसेंटेज मिला हुआ है, क्लोरीन 35 का भी और क्लोरीन 37 का भी। कितना कितना परसेंटेज मिला हुआ है? 75 और 25। समझ में आ गया बात? अब तो अब आपसे कोई पूछ दे कि बताओ 35.5 U जो मास है क्लोरीन का, ये किस एटम का है? मेन क्लोरीन उसका, क्लोरीन 35 का, या फिर क्लोरीन 37 का? तो आपका जवाब होना चाहिए ये कि देखो ये क्लोरीन के एक एटम का मास है, और उसी एक एटम में क्लोरीन 35 का भी कंट्रीब्यूशन है और क्लोरीन 37 का भी कंट्रीब्यूशन है। और कोई पूछ दे कि कितना कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, तो 75 और 25 का। तो जो क्लोरीन आपका 35 है उसका कंट्रीब्यूशन है 75%, और जो क्लोरीन आपका 37 है उसका कंट्रीब्यूशन है 25। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा। कोई डाउट इसमें? अब समझ में आ गया? चलिए इसको एक बार दोबारा जो हमने अभी आपको बताया है इसको आप दोबारा एक बार घर पे पढ़िएगा, नोट्स आज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो इसको एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा ना आराम से, तो हर चीज़ आपको समझ में आता चलेगा। अब एप्लीकेशन क्या है आइसोटॉप्स का? एप्लीकेशन का मतलब होता है उसका यूज, है ना। एप्लीकेशन का मतलब यूज क्या है आइसोटॉप्स का? देखिए, सम आइसोटॉप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज विच फाइंड देम यूजफुल इन वेरियस फील्ड्स, सम ऑफ देम आर। मतलब ये हो गया कि आपको मालूम है कि हर एक एलिमेंट का आइसोटॉप्स नहीं हो सकते, है ना, लेकिन जिस का भी आइसोटॉप्स है उसका कुछ अलग ही यूज है हमारे इन्वायरमेंट में, हम लोग उसका यूज करते हैं। जैसे उसका कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे देखिए एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम क्या आपका एक एलिमेंट है, अब यहाँ पे आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम का दिया, इसका मतलब कि यूरेनियम का आइसोटॉप होता होगा, है ना। तो यूरेनियम का जो आइसोटॉप है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक फ्यूल के तौर पे, कहाँ पे? न्यूक्लियर रिएक्टर में। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है भाई? न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एटम के न्यूक्लियस को तोड़ के, एटम के न्यूक्लियस को तोड़ के ब्रेक करके उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और इसके लिए बहुत बड़ा लेबोरेटरी लगता है, वहाँ पे बड़े बड़े बहुत एक्सपेरिमेंट वाला काम होता है वहाँ पे, तब वहाँ से जाके हमारा बिजली उत्पन्न होता है।
ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग यूरेनियम के आइसोटॉप्स का इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ फ्यूल, यानी कि ईंधन के तौर पे न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। ये पहला हो गया। उसके बाद एन आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है, हमारा एक एलिमेंट है, उसका भी आइसोटॉप है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, और इसका इस्तेमाल हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए करेंगे। और ये हम लोग नहीं कर सकते, ये हमारे डॉक्टर करते हैं, है ना। सर्जरी उनका अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग उनका औजार है, उनसे वो लोग अपना ट्रीटमेंट ऐसा करते हैं। उसके बाद अब आ जाइए आयोडीन। आयोडीन जो हमारा नमक है ना, उसी प्रकार का है, लेकिन ये आयोडीन थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे इसका भी आइसोटॉप्स पाया जाता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग गोइट्रे को ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं। गोइट्रे का मतलब समझते हैं आप? गोइट्रे का मतलब आप देखते होंगे किसी किसी का यहाँ पे जो कंठ है वो थोड़ा सा फूल जाता है कभी कभी, है ना। किसी जानवर का भी आप देखे होंगे, या फिर किसी इंसान का भी आप देखे होंगे कहीं पे शायद इस प्रकार का। तो किसी का कंठ जो है पूरा ये गला फूल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं गोइट्रे। तो वहाँ पे उसको ठीक करने के लिए इसको किया जाता है। तो ये सारा का सारा यूज है हमारा आइसोटॉप्स का। उसके बाद हमारा आता है एक लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का, वो है आइसोबार्स। देखिए आइसोबार्स और आइसोटॉप्स में कन्फ्यूजन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आइसोटॉप्स का मतलब आपने क्या समझा? आइसोटॉप्स का मतलब आपने ये समझा कि देखो एक एलिमेंट होगा, पहला बात फिर से समझाते हैं क्योंकि दोनों में सिमिलर चीज लगता है, थोड़ा सा बताते हैं। आइसोटॉप्स में आपने ये देखा कि एक एलिमेंट होगा, उसका अलग अलग प्रकार का एटम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा हाइड्रोजन क्या हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है। उसका अलग अलग एटम है कि नहीं? प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्रिटियम है, ये आपने देख लिया। और उन तीनों एटम का एटॉमिक नंबर कितना था? एक ही था, सेम था, 1। लेकिन सबका मास क्या था? अलग अलग था। तो एक लाइन में यदि हमको आइसोटॉप्स डिफाइन करना हो तो हम ऐसे करेंगे कि देखो एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास डिफरेंट होगा, ठीक है। वही चीज जस्ट उल्टा हो जाता है किसमें? आइसोबार में। आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा लेकिन मास नंबर सेम रहेगा। मतलब दोनों अपोजिट है कि नहीं? बिल्कुल। आइसोटॉप्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास अलग अलग रहता है, लेकिन इसमें अलग है। इसमें आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा लेकिन मास सबका सेम रहेगा, ठीक है। एक बार इसका डेफिनेशन भी देख लीजिए। आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होंगे? इसमें डिफरेंट होंगे, बट द सेम मास नंबर, लेकिन मास नंबर इसमें सेम होगा। एग्जांपल देंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पे द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज 18। आपको मालूम है, हमने आपको लास्ट में लिखाया भी था कैल्शियम का कितना? 20, है ना। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना? आर्गन का 18, कैल्शियम का 20। दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन दोनों का मास नंबर जो होता है वो 40-40 ही होता है। दोनों का मास नंबर जो है वो 40-40 होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो एलिमेंट हमारे पास थे, पहला कैल्शियम और दूसरा आर्गन। दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट था। कैल्शियम का 20 था एटॉमिक नंबर और आर्गन का 18 था। दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन दोनों का एटॉमिक मास जो है, यानी कि जो मास नंबर है हमारा, वो दोनों का 40-40 है। तो ये हो गया हमारा आइसोबार। तो यही डिफरेंस है बस आइसोबार में और आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं, मास डिफरेंट रहते हैं, लेकिन आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेंगे लेकिन मास नंबर सेम रहेंगे। ये आइसोबार का खूबसूरती है। कोई डाउट नहीं? अब इसमें समझ में आया है ये बात? चलो, तो ये चैप्टर जो हमारा था वो पूरी तरीके से यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलो, तो अब हाँ एक चीज़ और, जितना हमने आपको पढ़ाया है स्क्रीन पे भी और अपने बोर्ड पे भी, जहाँ पे भी हमने पढ़ाया, मतलब स्क्रीन पे भी कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं, कुछ अपने बोर्ड पे भी जाके समझे हुए थे। तो जिस भी प्रकार से हमने पढ़ाया, जिस प्रकार से आपने समझा है, उसको पढ़ने के बाद अपने एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसको आप एक बार ट्राई कीजिए। बन जाता है तो अच्छी बात है, जहाँ तक बन सकता है बनाइए, और जहाँ पे नहीं बनेगा एक बार आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा और ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार कमेंट कर लेंगे। कोई डाउट नहीं इसमें? चलो, तो यहीं पे हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको इस चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।